हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये कवर किया था कि लिगेंड्स क्या होते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। तब तक हम बहुत सारे बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ और टर्म्स के साथ, जिनमें अपना अगला टर्म आता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आप पहले ही रेडॉक्स रिएक्शन में सीख चुके हो। अगर फिर भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है तो आप मेरा लेक्चर रेफर कर सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन वाला। देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम थोड़ी देर के बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग सीखेंगे तो वहां पर नेमिंग में हमको बार बार ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। इसलिए एक कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए। तो देखो डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करना बड़ा ही सिंपल है। द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम in a complex compound is called its oxidation number। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम पे जितना चार्ज होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं K4FeCN6। ठीक, मुझे यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो देखो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, +1। तो 4 into 1 प्लस आयरन कितना है X प्लस 6 इंटू, बताओ साइनाइड पे हमेशा चार्ज कितना आता है, -1। तो Cn हो गया -1। दिस शुड बी इक्वल टू, इस पे नेट चार्ज कितना है 0। बताओ क्या हम यहां से X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? आप कैलकुलेट करोगे तो X कितना आएगा यहां पर +2 बोलो होगा। सिमिलरली और एग्जांपल देखो, जैसे कभी कभी लिख दूं CuNH3 तो देखो ये कॉपर NH3 तो अमोनिया है, और अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल। तो X प्लस 4 into 0 इज इक्वल्स टू +2, यानी X की वैल्यू कितनी आ गई यहां से +2। यानी इस कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। जरूरी नहीं आप ऐसे कैलकुलेट करो, या तो आप डायरेक्टली देखकर बोल सकते हैं भाई ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज होगा नहीं, तो जितना भी चार्ज होगा वो कॉपर की वजह से होगा 2+। और एग्जांपल्स देखो, जैसे CuCN3-, मुझे यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर पता है। मतलब कॉपर देखो X प्लस कितना साइनाइड 4, हर साइनाइड का -1 इज इक्वल्स टू -3। बताओ X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। कर सकते हैं ना, ये तो हम लोगों ने सीखा है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। तो सिंपल है, लिगेंड्स के ऊपर चार्ज देखते जाओ और आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कुछ और छोटे मोटे एग्जांपल, मैं बात करूं FeCO5। तो ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल ग्रुप। और बताओ कार्बोनिल ग्रुप पे चार्ज कितना होता है, 0। तो अगर इस पे चार्ज 0 तो आयरन पे कुछ और तो प्रेजेंट है ही नहीं, यहां पे आयरन का ऑक्सीजन स्टेट भी कितना होगा, 0। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स में सारे ही न्यूट्रल लिगेंड्स हो तो उस कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आएगा, 0 आएगा, जैसे यहां पर आ रहा है। और देखो कुछ एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं FeC2O4 मुझे यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो देखो आयरन हो गया X प्लस 3 इंटू, बताओ ऑक्सीलेट होता है C2O4 ये मैंने आपको बताया। तो ऑक्सीलेट पे चार्ज कितना है 2-, तो इंटू -2 इज इक्वल्स टू, इस आयन पे नेट चार्ज कितना है -3। इक्वेट करो, यहां से X के लिए कितने आ जाएगी +3। तो इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। तो इस तरह से किसी भी गिवन कंपाउंड में हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम नेमिंग करेंगे तो हमारे को बार बार ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करना होगा। तो कुछ एग्जांपल्स, बाकी जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर उनके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये हुआ आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स। कॉपी करो, फिर मिलते हैं अपने अगले टर्म से। फिर देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद हम अपने अगले टर्म से मिल सकते हैं। इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
EAN। देखो क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, भाई जब भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक, जैसे मान लो बात करता हूं CuNH3 6Cl2, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स है, तो होगा क्या, यहां पर क्या होगा, जो कॉपर है, ये कॉपर, देखो ये कॉपर के ऊपर इस क्लोरीन की वजह से क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा, ये क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो माइनस माइनस बैलेंस करोगे +2, यानी इस कॉपर ने इस क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सेंटीमीटर से जब जुड़ेगा तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। लेकिन ये लिगेंड जब कॉपर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। बताओ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का देना लेना चल रहा है, कॉपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे भी रहा है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले भी रहा है। जब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है सेंट्रल मेटल एटम, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ये लेन देन करने के बाद जो उसके पास नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को डिफाइन करूं, पहले देखो देखते हैं, फिर इसको अपन डिफाइन करेंगे। देखो यहां पर 6NH3 है मान लो, तो आपके 6NH3 ने इसके साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए होंगे, ठीक। हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। सिंस कॉपर पर +2 चार्ज है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए होंगे, डोनेट। कॉपर का एटॉमिक नंबर बताओ, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। तो देखो कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन्स थे एटॉमिक नंबर के बराबर, उसमें से उसके बाद उसने क्या किया, 6NH3 मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन्स और लिए, उसमें से उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। तो ये सारा लेन देन करने के बाद अब जो इसके पास नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, देखो 29 - 2 बचा 27 + 12, ये कितना आ जाएगा, 39। तो इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, 39 होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स बनते टाइम सेंट्रल मेटल एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन लेता या देता है और लेने देने के बाद जो उसके पास नेट इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को डिफाइन करूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट on central metal atom after the formation of complex, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो बात तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करें, या तो आप लॉजिक से कैलकुलेट कर लो कि भाई ये सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उससे बात कर लो, या फिर आप क्या कर लोगे, सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज करो। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, Z+, बताओ 6 क्या था, 6 था नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो बोलूंगा Z+2 × नंबर ऑफ लिगेंड्स -2 क्या था इसका, ऑक्सीडेशन नंबर। तो Z+2 × नंबर ऑफ लिगेंड्स माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इस फॉर्मूले को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, इस कॉम्प्लेक्स के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है इसको हम एक और टर्म से जानते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। हाल फिलहाल ये था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक कॉम्प्लेक्स बनाने में सेंट्रल मेटल एटम को जितने इलेक्ट्रॉन लेने और देने पड़े उसके बाद जो नेट इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलो ये तो बात है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। अब देखो मैं यहां पे एक और टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, एक और टर्म, इसके बाद हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को वापस से यूज करेंगे। जो अपना अगला टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम, द नंबर ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल्स
with surround or bond with central metal atom in a complex compound, ठीक। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम को जितने लिगेंड सराउंड करते हैं या उससे बॉन्ड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आपने अभी कंपाउंड देखा CuNH3 मान लो है होल 4Cl2, तो देखो यहां पे कॉपर को कितने से सराउंड किया हुआ है 4, तो यहां पर कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। या फिर आप देखो सराउंड करने का मतलब है कॉपर और NH3 के बीच में क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करने का दूसरा तरीका है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by central metal atom with ligands। सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ यहां पर कॉपर लिगेंड्स के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा करेक्ट है। ये डेफिनेशन ट्रू है जब आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड हो तो देखो बाइडेंटेट लिगेंड के लिए या ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पता करते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं ऑक्सिलेट क्या होता है, C2O4 2-। तो जब C2O4 2- एक मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 2 डोनर साइट होती है, OC डबल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O-। तो देखो एक ऑक्सिलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2। तो एक ऑक्सिलेट की वजह से यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 2। ये ध्यान रखना, अगर एक बाइडेंटेट लिगेंड है तो एक बाइडेंटेट लिगेंड मेटल को 2 कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोवाइड करवाएगा। अगर ट्राइडेंटेट हो तो वो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो वो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोवाइड कराएगा। अगर आपके पास एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड मेटल से कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड की वजह से मेटल को 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हम देखो, मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं आपको, FeC2O4 होल थ्राइस, ये आपका कंपाउंड है, मान लो 3- बोलता हूं इसको। आपको बताना यहां आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो ऑक्सिलेट एक बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड। एक बाइडेंटेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। बताओ यहां कितने बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो अगर एक की वजह से 2 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा तो बताओ 3 की वजह से कितना मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड विल बी इक्वल टू 6। आप चाहो तो स्ट्रक्चर बनाकर देख लो। ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अंदर से ऑक्सिलेट आयन जाएगा, मान लो O- है, C डबल बॉन्ड हो, O-। तो एक ऑक्सिलेट, दूसरा ऑक्सिलेट भी आपके पास 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तीसरा ऑक्सिलेट भी आपके पास 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो एक Fe के साथ 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, यानी इस कंपाउंड में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। सारी बात समझ में। तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स के साथ जितने बॉन्ड बना रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कुछ एग्जांपल और क्वेश्चंस देखते हैं जहां हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं और आपको मुझे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। सी कंपाउंड्स, आज पहला कंपाउंड है आपका AgCN होल ट्वाइस माइनस। आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों बताने हैं ना, दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा कंपाउंड है CuNH3 होल 4 2+। तीसरा कंपाउंड है मान लो CONH3 होल 4 Cl2 Cl।
ठीक। फोर्थ कंपाउंड है आपके पास, फोर्थ कंपाउंड है सपोज FeC2O4 होल ट्वाइस Cl2, सिर्फ Cl2 ले लो चलो, या एक सेकंड इसको आप लिखो 3-, ठीक। फिफ्थ आपका कंपाउंड है, फिफ्थ कंपाउंड इज PtEn होल ट्वाइस Cl2, और सिक्स्थ कंपाउंड है आपका सपोज हम FeEdTA होल माइनस। तो ये आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और साथ में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कैलकुलेट करने हैं। ट्राई करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब तक आपने सॉल्व कर लिए होंगे, डिस्कस करते हैं। देखो बताओ यहां पे सिल्वर का ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा, या सिल्वर का ऑक्सीजन नंबर आएगा +1 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 2। कैसे, आओ देखते हैं। ये सिल्वर, इसको मान लो x, पहले ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं, +2 इंटू साइनाइड पे चार्ज होता है -1, दिस इज इक्वल्स टू -1। तो देखो -2 इधर आगे +2 बनेगा, तो ऑक्सीजन नंबर तो आ गया +1। कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, साइनाइड एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो अगर ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ 2 साइनाइड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2। सेकंड, यहां देखो ऑक्सीडेशन नंबर, अभी सिखाया था मैंने आपको, ये तो न्यूट्रल है, तो जितना भी चार्ज होगा सारा कॉपर पर ही होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया +2। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, क्योंकि NH3 भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो एक NH3 एक बॉन्ड बनाएगा, तो 4 NH3 कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। आगे बढ़ो, थर्ड, यहां देखो ये न्यूट्रल, इस पे चार्ज 0, तो x +0 +2 इंटू क्लोरीन पे कितना होता है -1, प्लस एक ये बाहर वाला क्लोरीन, इसकी वजह से -1 इक्वल टू 0। नेट चार्ज निकालो तो इस पे चार्ज आएगा +3। तो ये तो हो गया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर आप चाहो तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और ये सिंपल एनायन। इस पे चार्ज प्लस है, तो यहां के बाद ये देखो x 0 -2 को +1 के इक्वल कर दो, यहां से निकाल लो, यहां से भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो मैंने पहले ही बोला था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा सिर्फ वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में काउंट होता है। तो इस क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज प्रोवाइड करवाएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दोनों काउंट हो रहे हैं। देखो अमोनिया भी मोनोडेंटेट, क्लोरीन भी मोनोडेंटेट, आपके पास टोटल 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो 6 मोनोडेंटेट लिगेंड यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा 6, बोलो लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ FeC2O4 होल ट्वाइस। बताओ C2O4 कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट, तो एक C2O4 2 बॉन्ड बनाएगा, तो बताओ 2 C2O4 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से। बताओ यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 6, लिख सकता हूं। आगे आओ, फिफ्थ PtEn होल ट्वाइस। EN क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। बताओ ये कैसा लिगेंड होता है, वेरी गुड, ये कैसा होता है, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, इथाइलिन डायमीन NH2। तो यहां पे 2 डोनर साइट है, नाइट्रोजन, ये दोनों एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो एक इथाइलिन डायमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बताओ 2 कितने बनाएंगे, 4, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स तो यहां से आ गए। ये मोनोडेंटेट है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। बताओ इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया 6, कर सकते हैं। बताओ ये कंपाउंड, इसका अच्छा एक चीज और, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होता है, इसके वजह से चार्ज 0, क्लोरीन आएगा -2 इधर जाएगा तो बनेगा +2, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। यहां देखो FeEdTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट, इथाइलिन डायमीन 2 नाइट्रोजन के जो H हैं उनको रिप्लेस करो, CH2C डबल बॉन्ड O,
CH2C डबल बॉन्ड O, O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O, O माइनस और CH2C डबल बॉन्ड O, O माइनस। बोलिए बनेगा EDT है। डोनर साइड्स गिनो, 1 2 3 4 5 6। ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। अगर ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो बताओ ये सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड बनाएगा? 6। तो सिंस ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो अगर ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। ये तो ही पहली बात। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर। यहां देखो -1 -1 -1 -1। EDTA पे टोटल चार्ज मैं कितना लेकर चलूंगा? -4। इस पे चार्ज है -4, तो आप लिखो x -4 इज इक्वल टू नेट चार्ज -1। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3। बोलो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ लिगेंड्स की जगह नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स काउंट किया करो। अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 2 कितने बनाएंगे? 4। अगर एक ट्राइडेंटेड है तो ट्राइडेंटेड एक लिगेंड 3 बॉन्ड बनाएगा तो 2 कितने बनाएंगे? 6। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लिगेंड्स आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। तो बात समझ में? ये था अपना कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। एक बार हमने कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया है तब हम बहुत अच्छी तरह से यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो जैसे मैंने आपको सिखाया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट वुड बी Z प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि आप जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है, मेटल को देता है, माइनस उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तो ठीक है, वरना सिंपल है। एटॉमिक नंबर जितने लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए वो काउंट कर लो, माइनस जितना उसका चार्ज है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है Z प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। आओ इसको यूज करते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस का हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। वैसे आपके पास ये सारे हैं, आप चाहो तो इनसे कर सकते हो या मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेकर चलता हूं। देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो मान लो पहला आपके पास कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। मुझे यहां पे आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पता करना है। तो देखो पहले आप निकालोगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो एक 4 पोटेशियम 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आ जाएगा? +2। बस आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि साइनाइड है, मोनोडेंटेट, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ फॉर्मूला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 प्लस 2 इंटू, बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो 2 इंटू 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बताओ 2। तो यहां से कैलकुलेट करो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 26 प्लस 12 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा? 36। बोलो होगा। सिमिलरली आगे बढ़ो, दूसरा कंपाउंड देखते हैं। जैसे मान लो सेकेंड कंपाउंड है आपके पास CuNH3 होल 4SO4। ठीक, तो देखो यहां पे 2 पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये सिंपल एनायन। एनायन पे चार्ज होता है -2, तो -2 को बैलेंस करेंगे इस कॉम्प्लेक्स कैटायन पे चार्ज कितना आएगा? +2। अगर देखो अमोनिया, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, यानी ये पूरा +2 चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा? कॉपर। तो ये तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4 NH3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया तो बताओ इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर 29 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। तो देखो 4 2 8, 8 माइनस 2 कितना होता है? 6। 29 प्लस 6 कितना आ गया? 35। इस कंपाउंड में कॉपर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 35। बोलो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, बहुत आसान है, बट स्टिल सब कुछ आपको कवर अप करना होगा। ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं।
आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है और आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। फर्दर देखो एक और एग्जांपल से बात करूं, CONH3 होल 6 Cl3। चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। फिर से वही बात, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। बताओ एक क्लोरीन पे -1 होता है तो 3 क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा, -3। इसके -3 को बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आएगा, +3। ये अमोनिया, अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी पूरा +3 चार्ज किस पर आएगा, कोबाल्ट पर आएगा। तो यहां पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। बोले यहां तक कोई डाउट? बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने अमोनिया है, 6। मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 6। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3। सॉल्व करो, 28 प्लस देखो 12 माइनस 3 कितना होता है, 12 माइनस 3 होता है 9, तो 28 प्लस 9 कितना हो गया, 37। तो इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 37 है। बोलो कोई डाउट? और आगे बढ़ते हैं, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, NiCO होल 4 ना, ये कार्बोनिल है CO ग्रुप, ये तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो गया, 0। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, 7। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, 27 प्लस 9 कितना आएगा, 36 है ना। 28 तो निकल का होता है। तो देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर 0, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो Z यानी 28 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो 28 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 36। बोलोगा? इस तरह से हम किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का फायदा क्या है, हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। किसको कंपेयर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को। कैसे? देखो ये रूल होता है, इसको हम सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलते हैं। खैर आपको साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या कहता है कि द कॉम्प्लेक्स विद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नियरेस्ट नेक्स्ट नोबल गैस are more stable, complexes are more stable as compared to other complexes। ठीक, वो कॉम्प्लेक्सेस जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के क्लोज या इक्वल आ रहा है, क्लोज नहीं इक्वल आ रहा है, तो उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से क्या होती है, ज्यादा होती है। आप बात करो 36, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक, हीलियम होता है 2, इसका नंबर हो गया 8, इसका टर्न नंबर कितना होता है आपके पास 18, इसका टर्न नंबर कितना होता है 36। तो इनमें से जितने कॉम्प्लेक्स आपने देखे जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के पास आ रहा है, वो तो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक, मतलब ज्यादा स्टेबल होंगे, और जिनका उससे कम आ रहा है वो कंपैरेटिवली क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे। तो आप कॉम्प्लेक्स देखो, हमारा पहला कॉम्प्लेक्स था, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया 36, हमारे दूसरे कॉम्प्लेक्स का आया 35, हमारे बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स का कितना है 36। तो अगर मैं इन चारों की स्टेबिलिटी की बात करूं तो देखो सेम वालों को तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, पर इन दोनों में अगर मैं देखूं, ठीक, तो इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर आ रहा है। तो 35 और 36 में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 36। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, दो कॉम्प्लेक्स आपको दे दिए, पूछ लिया ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा, दैट इज 36। बोलो कोई डाउट? तो ये था अपना कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इनका यूज। कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और ये बेसिक टर्म्स कंप्लीट हम लोगों ने कर लिए हैं। इन टर्म्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग अपने अगले पार्ट पर मूव कर सकते हैं, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को उनका नाम देते हैं। तो देखो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया लिगेंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। फिर मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं वही हम सीखने जा रहे हैं। अगेन जैसे आप ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर करते हो, कुछ रूल्स को फॉलो करते हो, वैसे ही यहां पर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। बचपन में आपने सीखा होगा, जैसे आप NaCl का नाम लिखते हो, बताओ आप NaCl का नाम क्या लिखते हो? आप NaCl का नाम लिखते हो सोडियम क्लोराइड। मैं आपसे बोलूं MgO, इसका आप लिखते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिखते हो ना। तो देखो रूल क्या होता है, सिंपल। जब भी हम किसी सॉल्ट का या ऐसी स्पीसी का जिसमें कैटायन और एनायन होते हैं, उसमें रूल होता है कि हम पहले नाम लिखते हैं कैटायन का और बाद में इसका नाम लिखते हैं एनायन का। देखो कैटायन सोडियम, एनायन क्लोराइड, तो आप बोलते हो इसका नाम सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वैसे ही यहां पर भी अपना पहला रूल बनता है। जो पहला रूल है मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स से इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो पहली चीज, नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट, देन नेम ऑफ एनायन। ठीक, पहले आप नेम ऑफ कैटायन लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे, नेम ऑफ एनायन। दूसरा, अगर आपके पास एक न्यूट्रल या नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, फॉर अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नेम इज रिटन इन सिंगल वर्ड। ठीक, तो अगर न्यूट्रल है तब तो कैटायन आयन उसके अंदर होंगे ही नहीं, तब तो एक लाइन में आप उसका नाम लिख दोगे। लेकिन अगर उसमें कैटायन और एनायन है तो फिर आप क्या करोगे, पहले कैटायन का नाम लिखोगे, बाद में एनायन का नाम लिखोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, स्टेप बाय स्टेप चीज सीखेंगे। सबसे हम सीख रहे हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, कि जो अलग अलग लिगेंड्स हैं हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग मैं आपको तभी सिखा चुका हूं, अब रिपीट करेंगे, आप चिंता मत करो, जब हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई किया था। ठीक, तो देखो लिगेंड्स आपके पास चार्ज के हिसाब से तीन तरीके के हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड या फिर न्यूट्रल। तो एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला एनायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। ठीक, तो देखो एनायनिक लिगेंड्स क्या होंगे, वो जिनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मैंने आपसे बोला था, देखो यहां पे तीन पार्ट देखने होंगे हमको। लिगेंड्स हुज नेम एंड विथ आइड विल बी रिप्लेस्ड बाय आइडो। ठीक, तो जिन लिगेंड्स का नाम आइड से खत्म होता है आप उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, आइडो। जैसे मैंने बोलता है Cl-, Cl- क्या होता है, ये होता है क्लोराइड। तो आप यहां पर इसको काम में लोगे तो आप इसको क्या बोलोगे, क्लोराइडो, या फिर इसको बोलते हैं क्लोरो। ठीक, क्लोरिडो लेटेस्ट कन्वेंशन के हिसाब से आपको इसको क्लोरिडो लिखना है। कई कई बुक्स में आपको क्लोरो लिखा हुआ मिल जाएगा, बट अब हम क्लोरो को यूज नहीं करते हैं, यूज क्या करेंगे, क्लोरिडो। आईयूपीएसी इसको रिकमेंड करता है, फिर भी बाई चांस कभी कभी यहां लिखा हुआ मिल जाए तो दोनों अगर प्रेजेंट है तो ज्यादा करेक्ट होगा ये। अगर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तो फिर आप दोनों को लेकर चल सकते, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा करेक्ट क्या होगा आपका, क्लोरिडो। सिमिलरली Br माइनस को आप बोलते हो ब्रोमाइड। तो जब आप इसको लिगेंड की तरह यूज करोगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्रोमीडो। ठीक, सिमिलरली आप यूज करते हो आयोडाइड, I-, तो ये होता है आयोडाइड।
तो आप इसको एज ए लिगेंड यूज करोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे, आयोडाइडो। ठीक, आयोडो नहीं लिखोगे क्योंकि आयोडो स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं, मतलब पहले कन्वेंशन था, अभी लेटेस्ट कन्वेंशन क्या है आपका, आयोडीडो। तो अगेन सेम फंडा, आयोडो या फिर आयोडीडो बोलो लिख सकते हैं। सिमिलरली सल्फाइड H2 माइनस, तो सल्फाइड है तो आप आईडी को आईडीओ से रिप्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सल्फीडो। सिमिलरली अमाइड, मान लो अमाइड है आपके पास NH2 माइनस अमाइड, तो इसको आप क्या लिखोगे, अमीडो। ये सब सिखाया था मैंने आपको। सिमिलरली मान लो आपके पास NH2 माइनस इमाइड, बताओ इमाइड को हम क्या लिख देंगे यहां पर, इमिडो। ठीक, ऐसे लिगेंड्स जिनका नाम आइड से एंड हो रहा है उसको आप आइड की जगह क्या लिख दोगे, आईडीओ। क्लोराइड तो क्लोराइडो, ठीक, ब्रोमाइड तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड तो आयोडाइडो। सिमिलरली सल्फाइड तो सल्फाइडो, अमाइड तो अमीडो, इमीड तो इमिडो। सिमिलरली नाइट्राइड होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, मान लो नाइट्राइड N3 माइनस, ये होता है नाइट्राइड, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, नाइट्राइडो। तो ये हुआ आपके पास पहला एनायनिक लिगेंड जिनका नेम आइड में एंड होता है, उसको आप आईडीओ से रिप्लेस करोगे। ठीक, फिर सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड्स, सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड्स क्या होंगे आपके पास, सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड्स वो होंगे लिगेंड्स whose name end in ite or ate, then E is replaced with O, E is replaced with O। ठीक, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि अगर ITE लिखा हुआ है तो उसको हम लिख देंगे ITO, और ATE लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख देंगे, ATO। ठीक, आओ इनके भी एग्जांपल्स देखते हैं। देखो जैसे SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये होता है सल्फाइट। ठीक, तो इसका नाम हम क्या कर देंगे, सल्फीटो। ठीक, ये क्या होता है, सल्फेट, तो ये सल्फेट होता है तो सल्फेट का नाम हम क्या कर देंगे, सल्फेटो। ठीक, सिमिलरली NO2 माइनस, ये क्या होता है, नाइट्राइट। तब देखो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, NO2 माइनस में ये N के थ्रू भी बॉन्डेड हो सकता है, यहां हम इसको ONO माइनस लिख सकते हैं जहां ये O के थ्रू बॉन्डेड हो सकता है, इसको हम बोलते हैं N नाइट्राइटो, और इसको हम बोलते हैं O नाइट्राइटो। अगर आप नाइट्राइट से राइटो की फॉर्म में लिखना चाहो, बट अब स्टैंडर्ड कन्वेंशन से, नए कन्वेंशन से हम इसको बोल देते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और इसको हम क्या बोल देते हैं, नाइट्राइटो। तो आपको कभी कभी N नाइट्राइटो भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। N का मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड है, और O का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है। तो जब ये ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड होगा तो हम इसको नाइट्रेटो बोला करेंगे, और जब ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड होगा तो हम इसको नाइट्रो बोला करेंगे। बोलो लिख सकते हैं। सिमिलरली देखो, मैं लिखूं PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, इसको मैं क्या बोलता हूं, फॉस्फेट। तो एज ए लिगेंड इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेटो। ठीक, आ रही बात समझ में। तो ये आपके पास कुछ लिगेंड्स हैं जिनमें आपको क्या करना है, अगर ये आइट से खत्म हो रहे हैं तो आप इनको O लगाकर आइटो लिखोगे, और अगर ये 8 से खत्म हो रहे हैं तो आप इन पे नाम लगा क्या लिखोगे, एटो, दैट इज योर सल्फेटो। बोलो कर सकते हैं। तो ये हुआ सेकेंड लिगेंड्स, दैट इज योर एनायनिक लिगेंड्स। एक वो जो आइट से एंड होते हैं, और एक वो जो आइट या फिर 8 से एंड होते हैं। सर में वो कुछ नहीं करना है, लास्ट में O को रिप्लेस करना है। क्लियर, चलो। तो ये हुए एनायनिक लिगेंड्स, कॉपी करो। फिर मूव करते हैं कैटायनिक लिगेंड्स की तरफ। फिर देखो एनायनिक लिगेंड्स के बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड्स को। तो ये सब तो मैं आपको पहले सिखा चुका था जब मैंने आपको लिगेंड्स इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, बस रिपीट किया है। सेकंड, दूसरे टाइप के लिगेंड्स हैं अपने न्यूट्रल लिगेंड्स।
तो देखो न्यूट्रल लिगेंड्स हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं. फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स देयर ओरिजिनल इज यूज्ड. ठीक, कोई भी अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है तो आप उसका ओरिजिनल नेम यूज करोगे, एक्सेप्ट सम स्पेशल केसेस. तो कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ दो, उसके अलावा आप लिगेंड्स का ओरिजिनल नाम यूज करोगे. इसमें आपसे बोलूं इथाइलिन डायमीन, तो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो मैं कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो इसका यही नाम यूज करूंगा, इथाइलिन डायमीन. कुछ भी चेंज नहीं करूंगा. लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होंगे जिसमें बोलूं वाटर H2O. H2O को मैं वाटर नहीं बोलकर क्या बोलूंगा, एक्वा. NH3 को हम अमीन, है ना, अमीन बोलते हैं, इसको हम लिखेंगे AMMINE. ध्यान रखना हम इसको अमाइन नहीं बोलेंगे, AMINE. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये पूछ लेते हैं, अगर दो ऑप्शन है, एक जगह AMM लिखा है, एक जगह एक सिंगल M लिखा है, तो सिंगल M गलत है, करेक्ट क्या होगा, AMMINE. सिमिलरली CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल. तो इनके अलावा बाकी अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है तो जैसा उसका नाम है आप वैसे लिख दोगे. जैसे बोलो हाइड्रोजीन NH2NH2, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा, इसका नाम हाइड्रोजीन होता है, तो मैं इसका नाम वापस से क्या लिख दूंगा, हाइड्रोजीन ही लिख दूंगा. तो न्यूट्रल लिगेंड में हमको कुछ चेंज नहीं करना है ज्यादा, बस ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है. वाटर को आप बोलोगे एक्वा, NH3 को आप बोलोगे अमाइन, AMMINE, और CO को आप क्या बोलोगे, कार्बन. चलो, न्यूट्रल लिगेंड के बाद हम लोग मिल सकते हैं कैटायनिक लिगेंड्स के साथ. तो थर्ड है अपना कैटायनिक लिगेंड्स. तो कैटायनिक लिगेंड में क्या होता है, कैटायनिक लिगेंड का जब आप नाम लिखते हो तो आप यहां पे सफिक्स यूज करते हो EM. क्या लिखोगे, IUM. ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजीन, तो हाइड्रोजीन क्या होता है, हाइड्रोजीन होता है N2H4. ठीक, तो मैं अगर बोलूं N2H4 प्लस, एक कैटायनिक लिगेंड हो गया, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा हाइड्राजीनियम. हाइड्राजीनियम. ठीक, सिमिलरली आप बात करो NO प्लस, NO को हम बोलते हैं नाइट्रोसिल. ये जो NO होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल. तो NO प्लस है, तो आप L को हटाकर EM सफिक्स लगा दोगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा, नाइट्रोसीलियम. ठीक, तो कुछ नहीं करना. अगर आपके पास एक कैटायनिक लिगेंड प्रेजेंट है तो कैटायनिक लिगेंड के बाद आप क्या लिख दोगे, EM सफिक्स लगा दोगे. जैसे मैं बोल दूं NO2 प्लस, NO2 होता है नाइट्रो, तो इसका नाम मैं क्या बोल दूंगा, नाइट्रोनियम. सिमिलरली H3O प्लस, ठीक, इसको मैं क्या बोल दूंगा, हाइड्रोनियम. तो अगर आपके पास एक कैटायनिक लिगेंड है तो कुछ नहीं करना है, उसके नॉर्मल नाम के आगे आपको, मतलब बाद में आपको IUM सफिक्स यूज करना है. वो कर लेंगे. तो ये हुआ पहला पार्ट, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स. कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने से पहले आपको लिगेंड्स का नाम लिखना होगा, एनायनिक, न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स. कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले रूल की तरफ. तो देखो लिगेंड्स की नेमिंग करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं मेटल की नेमिंग को, कैसे हम मेटल की नेमिंग करते हैं. सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज, शायद अपना ये 4th पॉइंट है, अब लिख लेना, नेमिंग ऑफ मेटल एटम या नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. देखो सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग कैसे करते हैं. सेंट्रल मेटल एटम में दो केस हो सकते हैं. मैं सामने कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, एक तो मैं लिखूं CuNH3 होल 4 2 प्लस, एक मैं आपसे लिखूं CuCl6 2 माइनस. तो देखो यहां पे कैटायन कॉम्प्लेक्स है, यहां पर एनायन कॉम्प्लेक्स है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है. मैं बोल दूं CuNH3 होल 4, या आप Cu की जगह ऐसे करो FeCu होल 5 ले लो. तो यहां पर ये कैसा है, न्यूट्रल. तो कैटायनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, या फिर एनायनिक हो सकता है. इन दोनों के लिए तो सेम फंडा चलता है, लेकिन इसके लिए डिफर करेगा. तो हम इसको दो क्लास में डिफाइन कर रहे हैं. या तो आपको
आपका जो मेटल आयन है या जो कैटायन है वो कैसा हो, कॉम्प्लेक्स या फिर वो कैसा हो, सॉरी कैटायन कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या फिर वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स एनायन हो। ठीक, तो देखो यहां पर दो पार्ट बनेंगे। पहला, इफ द मेटल इज या इफ मेटल इज प्रेजेंट in neutral or complex cation, then no change in the name of metal। ठीक, अगर आपके पास न्यूट्रल या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आप मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं करोगे, जैसा नाम है ऐसा रख दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं CuNH3 ठीक, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉपर है तो कॉपर ही बोलोगे और कुछ नहीं बोलोगे इसको। ठीक है, अभी हम नेमिंग करेंगे जब और डिटेल में देखेंगे, पर आप ध्यान रखना अगर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या फिर ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपको मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं करना है। कॉपर है तो कॉपर लिखोगे, आयरन है तो आयरन लिखोगे। ठीक, सेकंड, अगर आपका मेटल कॉम्प्लेक्स कैटायन में प्रेजेंट है, इफ कैटायन इज कॉम्प्लेक्स देन सफिक्स 8 इज यूज्ड। ठीक, अगर आपका कैटायन कहीं एनायन, इफ एनायन इज कॉम्प्लेक्स, ठीक, यानी आपका मेटल एक कॉम्प्लेक्स एनायन में प्रेजेंट है, तो फिर आप क्या करोगे, सफिक्स में 8 यूज करोगे। कैसे, जैसे कंपाउंड में लिखो, मान लो FeCN4 ठीक, या फिर आप लिखो मान लो COCl6 3 ठीक, या फिर आप लिखो NiCN4 2 तो आप क्या करोगे, नाम के आगे 8 लगा, Fe आयरन, तो हम एनायन में लिखते हैं तो हम इसको आयरन में लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं फेरस। ठीक, फेरस या फेरिक कुछ भी बोल दो। तो यहां पे जो लास्ट सफिक्स है इसको उड़ाकर हम इसको बोला करेंगे फेरेट। क्या बोलेंगे, फेरेट। तो अगर आपका कैटायन मतलब कॉम्प्लेक्स एनायन है तो उसमें जो मेटल है उसके नाम के आगे हम 8 सफिक्स लगाएंगे। जैसे कोबाल्ट, तो उसको हम कोबाल्ट नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। ये निकल नहीं बोलकर उसको क्या बोलेंगे, निकलेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम के बाद में आपको 8 सफिक्स अप्लाई करना है। तो देखो मैं कुछ मेटल्स के नाम लिख रहा हूं जिनमें आप कैसे 8 सफिक्स यूज करते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं जिंक, तो जिंक को आप क्या लिखोगे, जिंकेट। ठीक, आपके पास एक कॉपर, तो कॉपर को आप क्या बोलोगे, क्यूपरेट। ठीक, सिमिलरली मान लो आपके पास है आयरन, आयरन को आयरनेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट। यहां इनके लैटिन नाम चलते हैं। जैसे बोलो पीबी क्या होता है, लेड नहीं बोलेंगे, प्लम्बस, तो हम इसको बोलते हैं प्लम्बेट। क्या बोलते हैं, प्लम्बेट। सिमिलरली गोल्ड, AU, इसको हम बोलेंगे ऑरेट। सिल्वर, AG, इसको हम बोलेंगे अर्जेंटेट, है ना, सिल्वरेट मत लिख देना कभी, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं टिन, तो टिन को हम क्या बोलेंगे, स्टेनेट। ठीक, इसको टिनेट मत लिख देना। सिमिलरली HG होता है मरकरी, इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरेट। तो ये स्पेसिफिक है, ये आपको ऐसे ध्यान में रखने होंगे। जैसे निकल को आपने बोल दिया निकलेट, कोबाल्ट को आपने बोल दिया कोबाल्टेट। तो अलग अलग मेटल्स के लिए आप लोग इस तरह से 8 सफिक्स लगाकर उसका नाम लिखोगे। तो जब आप मेटल एटम का नाम लिखने जा रहे हो, अगर मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कैटायन में है तो आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे। हाँ, अगर मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन में है तो उसके नाम के बाद हम क्या लगाते हैं, 8 सफिक्स लगाते हैं, तभी हम उसका नाम लिखेंगे, वरना हम इसका नाम नहीं लिख सकते। बोला ये बात समझ में? चलो, तो ये था अपना रूल जिसमें आप सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करते हो। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। देखो अगला रूल क्या कहता है, आपने लिगेंड का नाम लिखना सीख लिया, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना सीख लिया। तो अब इसके बाद
आप सीखोगे कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं आगे फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन में भी आपको कुछ चीजें देखनी है। देखो पहला पॉइंट, नेम ऑफ लिगेंड्स। नेम ऑफ लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट बिफोर द नेम ऑफ मेटल। बिफोर द नेम ऑफ मेटल। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते टाइम आप पहले लिगेंड्स का नाम लिखोगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिगेंड्स का नाम हमेशा नाम जब आप लिखोगे भाई सेंट्रल मेटल एटम से पहले आप लिगेंड्स का नाम लिखोगे और लिगेंड्स के नाम में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं NH3 CO और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो कुछ C2O4, तो ये अमाइन, ये कार्बोनिल और ये ऑक्सिलेट। अगर ये तीनों ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे। पहले आप अमाइन का नाम लिखोगे, फिर आप कार्बोनिल लिखोगे, फिर आप ऑक्सिलेट लिखोगे। अगर किसी कंपाउंड में दो के अल्फाबेट सेम आ गए, तो CO और CN दोनों प्रेजेंट है, तो ये होता है साइनो, दैट इज साइनाइड। तो CA, अगला लेटर देखो CY। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A पहले आता है, तो पहले आप कार्बोनिल लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, साइनाइड लिखोगे। तो जब भी आप लिगेंड्स के नाम लिखोगे आप हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे। अगर इनिशियल का अल्फाबेट सेम हो गया है तो आप सेकंड अल्फाबेट पर जाओगे, अगर सेकंड भी सेम हो गया तो आप थर्ड पर जाओगे, थर्ड भी सेम हो गया तो आप फोर्थ पर जाओगे। तो जैसे आप डिक्शनरी में अरेंज करते हो सेम वैसे ही आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिगेंड्स का नाम लिखना है। बोला ये बात समझ में, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है कि if the complex contains two or more same type of ligands, ठीक, then prefix डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, है ना, टेट्रा और एटसेट्रा मतलब पेंटा, हेक्सा आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक, तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा सेम टाइप के लिगेंड्स हैं तो उनका नाम लिखने के लिए आप डाई, ट्राई, टेट्रा ये टर्म्स यूज करते हो। जैसे मैं बोलूं CuNH3 तो यहां पे कितने अमोनिया है, 4, तो मैं क्या लिखूंगा, टेट्रा अमाइन। जब इसका नाम लिखने जाऊंगा तो मैं यहां पे लिखूं FeCN6। सेम टाइप के 6 लिगेंड है तो मैं से क्या बोलूंगा, हेक्सासाइनो। बोला आ रही बात समझ में। जैसे मैं बोलता हूं, मान लो C2O4 तो ये ऑक्सिलेट 3 है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ट्राई ऑक्सिलेटो। तो अगर एक कंपाउंड में एक ही टाइप के एक से ज्यादा लिगेंड्स आ रहे हैं तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा या फिर पेंटा, हेक्सा यूज करते हैं। बोला बात समझ में। सिमिलरली एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी ध्यान देना, इफ द लिगेंड already contains di, tri, etc. then bis, tris, tetrakis, etc. are used to represent number of ligands। ठीक, अगर आपके लिगेंड के नाम में पहले से डाई है, जैसे मैं बोलूं इथाइलिन डाइअमीन, EN क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन।
ठीक है, तो इसके नाम में पहले से डाई है। अब मान लो मैंने आपको कंपाउंड दे दिया FeEN होल थ्राइस। अब आप इसका जब नाम लिखने जाओगे तो आप यहां पर ट्राई यूज नहीं करोगे। क्या यूज नहीं करोगे? ट्राई यूज नहीं करोगे, क्योंकि डाई ट्राई तो पहले इसके नाम में आ चुका है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक वर्ड्स काम में लेते हैं। अगर मान लो 2 है तो हम डाई नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, बिस। अगर 3 है तो हम ट्राई नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, ट्रिस। मान लो अगर 4 है तो 4 के लिए हम टेट्रा नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। वो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप क्या करोगे, जब आपके लिगेंड के अंदर पहले से डाई ट्राई टेट्रा ये सब आ रहा है तो आप क्या करोगे, डाई को बोलोगे बिस, ट्राई को बोलोगे ट्रिस, 4 को बोलोगे टेट्राकिस, सिमिलरली 5 को आप बोलोगे पेंटाकिस। और इसलिए से आप आगे चलते रहोगे। तो देखो जैसे ये कंपाउंड है, इसका नाम मैं क्या बोलूंगा, 3 मतलब ट्रिस। तो ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन, क्या बोलूंगा, ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन। तो ध्यान रखना, जब आपके लिगेंड में पहले से डाई या ट्राई कुछ नेम है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एटसेट्रा। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो ये सब आपको बहुत इस तरह समझ में आएगा जब हम नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं आपको एक एक रूल बता रहा हूं शॉर्ट के अंदर कि भाई क्या करना है, ये है तो क्या करना है, ये है तो क्या करना है। तो अगर एक लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो डाई ट्राई यूज करेंगे। अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई है तो फिर हम दोबारा डाई ट्राई यूज नहीं कर सकते, फिर हम क्या यूज करेंगे, बिस, ट्रिस या फिर टेट्राकिस। क्लियर? कॉपी करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के बाद बस अपना एक लास्ट रूल बचता है, जिसको लिखने के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपने कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लिया, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख लिया, तो लास्ट पार्ट आपके पास बचता है, दैट इज 6th। आफ्टर नेमिंग द मेटल, आफ्टर नेमिंग द सेंट्रल मेटल एटम, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, its oxidation state is written in bracket in Roman numerals। ठीक, रोमन न्यूमेरल्स के अंदर आप क्या करोगे, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जा रहे हो। ठीक, और फर्दर एक और छोटी सी चीज, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिटन इन सिंगल वर्ड विदाउट एनी स्पेसेस। ठीक, एक चीज ये, एंड नो कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड, no capital letter is used while starting the name। ठीक, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। हाल फिलहाल 2 चीजें और, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आप उसके साथ लिखोगे रोमन न्यूमेरल्स के अंदर, और दूसरा कंपाउंड का नाम एक लाइन में लिखेंगे विदाउट लीविंग एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं होगा। चलो, अब रूल सीख लिए तो हम रूल्स को फॉलो करते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम लिखना सीखते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, एक एक करके हम इनके नाम लिखना सीखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं नेमिंग। देखो मैं सब कुछ क्लब कर रहा हूं एक साथ, ठीक है, हम देखते जाएंगे, सबको अलग करते जाएंगे अपने आप ही। पहला कॉम्प्लेक्स है आपके पास से CuNH3 होल 4SO4। ठीक, दूसरा कॉम्प्लेक्स है मान लो आपके पास CONH3 होल 4Cl2Cl। थर्ड कॉम्प्लेक्स है मान लो COEN होल थ्राइस Cl3। फोर्थ है आपके पास मान लो AgNH3 होल ट्वाइस NO3। ठीक, फिफ्थ है आपके पास कंपाउंड मान लो
CO Cl NH3 होल 5 2+, ठीक। सिमिलरली 6th है आपके पास, एक कंपाउंड और लेता मैं आप लोगों के लिए, दैट इज से NiEN होल 2+, ठीक। तो चलो हम नेमिंग को सेपरेट करके ही कर लेते हैं। पहले हम नेमिंग कर रहे हैं उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जिनके अंदर कैटायन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है एनायन आपका सिंपल, देखो जैसे यहां पे कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल, कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल, कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल, कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन पूरा का पूरा, ये CO भी अंदर आएगा इसमें, और ये एक कॉम्प्लेक्स कैटायन, ठीक। जैसे हमने सीखा कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम लिखने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है, नाम में कोई चेंज नहीं करना है। मेटल के नाम में चेंज कब करेंगे, जब वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्लूड होता हो। तो आओ सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम, किसका, देखो सबसे तो कैटायन का नाम लिखेंगे, तो ये कैटायन और ये एनायन, ये -2 तो इस पे +2, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। देखो NH3 न्यूट्रल, तो सारा +2 चार्ज कॉपर में जाएगा, तो यहां पर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये बात समझ में आती है। पहले लिखेंगे कैटायन का नाम, तो कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो रूल फॉलो करो, कैटायन मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे फिर मेटल का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड कितना है बताओ, अमोनिया, अमोनिया होता है अमाइन, कितने अमाइन है 4, तो मैं क्या बोलूंगा टेट्रा अमाइन होगा, तो टेट्रामाइन। इसमें भी देखो अगर मैं इसको लिखता टी, ऐसे लिखता टी टेट्रामाइन, तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, दोनों दिए हैं तो सही है, ये गलत माना जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है, नॉर्मल छोटे लेटर से स्टार्ट करो। फिर देखो टेट्राअमाइन, 2 ए एक साथ नहीं लिखते हैं इसलिए एक ही साथ लिख दिया है टेट्राअमाइन। अब बताओ ये कौन है, कॉपर, लिगेंड खत्म हो गया, आप लिखोगे नाम मेटल का, तो कॉपर, क्योंकि ये कैटायन के अंदर आ रहा है तो इसके नाम में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद रोमन न्यूमेरल्स में आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, तो 2 है तो लिखेंगे सेकंड, बस ये हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम। उसके बाद एनायन, इस पे कुछ नहीं है, मान लो यार 2 सल्फेट होते तो मुझे डाई वाई कुछ यूज नहीं करना, ठीक, सिंपल क्या लिखोगे सल्फेट, ठीक। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम टेट्राअमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट, बोलो लिख सकते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, देखो ये सिंपल एनायन और ये कॉम्प्लेक्स कैटायन, -1 को बैलेंस करने के लिए +1 आएगा, कोबाल्ट X अमोनिया 0 -2, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +2 और +1, यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया +3। अगर आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो X + 0 -2 = नेट चार्ज +1, X की वैल्यू कितने आ जाएगी +3, ठीक। अब इसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स के नाम के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अमाइन, क्लोरिडो, बताओ A और C पहले कौन आता है, A, तो पहले लिखेंगे अमाइन का नाम, तो स्टार्ट करो टेट्राअमाइन, फिर क्लोरीन कितने है 2, तो हम क्या लिखेंगे डाइक्लोरिडो, फिर मेटल कौन है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3, तो लिखोगे थर्ड। यहां एनायन कौन है क्लोरीन, तो नाम क्या लिखेंगे क्लोराइड। बोलो आ रही बात समझ में, इसका नाम क्या हो गया टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। चलो इसका नाम लिखते हैं, देखो फिर से ये क्लोरीन पे -3 चार्ज, तो इसको बैलेंस करने के लिए +3 चार्ज। ईएन क्या होता है, ईएन होता है इथाइलिन डाइअमीन, बताओ इथाइलिन डाइअमीन कैसा होता है न्यूट्रल, तो सारा +3 चार्ज कोबाल्ट पर आएगा, तो यहां कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। अब लिखो लिगेंड, तो यहां तो एक ही लिगेंड है, कितना 3, बताओ क्या मैं यहां ट्राई यूज करूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इथाइलिन के नाम में पहले से ही क्या आ गया है इथाइलिन डाइअमीन। अब मैं यहां पर डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकता, तो बताओ 3 के लिए क्या यूज करूंगा ट्रिस, क्या यूज करूंगा ट्रिस, तो लिखो नाम, इसका नाम क्या बनेगा ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट, तो क्या लिखोगे कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड।
जैसे मैंने आपसे बोला यहां 3 Cl आए, 1 आए, 4 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनायन सिंपल है तो आप सिंपल उसका नाम लिखोगे क्लोराइड, ठीक, उसको रिप्रेजेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, वो ऑक्सीडेशन नंबर से अपने आप बैलेंस हो जाएगा। फिर देखो फोर्थ, इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं NO3 माइनस, तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लस, ये न्यूट्रल तो सारा प्लस चार्ज सिल्वर पर आ गया। लिखो कंपाउंड का नाम, कितने अमीन 2, तो क्या लिखोगे डाई अमाइन सिल्वर, कितना +1, तो फर्स्ट नाइट्रेट है ना, ये नाइट्रेट आयन होता है तो क्या लिख देंगे नाइट्रेट। यहां अर्जेंटस यूज नहीं करना है, कैटायन लिखते टाइम इसको सिंपल सिल्वर ही बोलते हैं, कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहां पर देखो अमाइन 5 क्लोरीन 1, टोटल चार्ज +2, ये क्लोरीन का माइनस होने इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा +3। लिखो नाम क्लोरो अमाइन, तो पहले अमाइन आएगा कितना अमाइन 5, तो आप लिखोगे पेंटा अमाइन, तो पेंटा अमाइन। उसके बाद क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। अब बताओ यहां एनायन तो है ही नहीं, एनायन नहीं है तो आप इसको थर्ड आयन लिखकर छोड़ सकते हो। तो यहां पे क्या था, कॉम्प्लेक्स कैटायन था और सिंपल एनायन था, यहां पर एनायन गायब है, तो जब एनायन गायब है तो आप इसके नाम के आगे आयन लिखकर छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं, बोलो लिख देंगे। यहां पर आओ लास्ट NiEN होल ट्वाइस 2+, ये न्यूट्रल, सारा 2+ चार्ज निकल पर आएगा तो नाम लिखेंगे, अगेन आ गया इथाइलिन डाइअमीन, तो आप क्या यूज करोगे डाई ट्राई यूज नहीं करोगे, तो 2 के लिए क्या यूज करोगे बिस, तो आप क्या लिखोगे बिस इथाइलिन डाई अमाइन, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है ना, तो डाइअमीन ही आएगा। इथाइलिन डाइअमीन कौन सा मेटल है निकेल, साथ में लिखोगे निकेल। बताओ ऑक्सीजन नंबर कितना 2, तो सेकंड, और बाद में क्या लिख दोगे आयन, क्योंकि यहां पर भी इसका सिंपल एनायनिक पार्ट क्या है मिसिंग है, बोलो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग को स्टार्ट करते हैं। हमने भी केस देखा कि कॉम्प्लेक्स कैटायन की नेमिंग कैसे करते हैं, मतलब जब आपके कंपाउंड में कैटायन कॉम्प्लेक्स हो और एनायन कैसा हो सिंपल, तो पहले लिगेंड का नाम उसके नंबर के साथ, फिर मेटल का नाम उसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में, और फिर एनायन का नाम, कर सकते हैं। चलो तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने आज सीखी है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने कंप्लीट नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ एक पार्ट किया है, ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम जिनके अंदर कैटायन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स कैटायन होता है। नेक्स्ट क्लास हम कवर करेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स एनायन होगा या फिर दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स होंगे, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स और एनायन भी कॉम्प्लेक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और कंटिन्यू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।